हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा आपका संयुक्त हायर सेकेंडरी लेवल यानी CHSL 10+2 टायर 1 का एग्जाम दोस्तों होने जा रहा है। और उसके लिए हम आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं। ये वीडियो जो होगी वो LDC DEO PSA की भर्तियों के लिए होगी। दोस्तों, आज का हमारा विषय होगा भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी। आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के विषय में हर वो क्वेश्चन करवाया जाएगा जो कि CHSL के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो आप एक भी क्वेश्चन जो है मिस मत कीजिएगा, वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। आइए दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्न शुरू करते हैं। पहला, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या में निरपेक्ष वृद्धि दर है। यह है दोस्तों 17.64%। ठीक है। अगला, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है। यह है दादरा एवं नगर हवेली। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जनगणना 2011 के अनुसार सुमेलित नहीं है? यह नहीं है लिंगानुपात 933। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है? यह है पंजाब। अगला, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है। यह है लक्षद्वीप। दो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। यह है बिहार। अगला, वर्तमान समय में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? यह है 7। अगला, निम्न में से कौन सी एक महारत्न कंपनी है? यह है भारतीय इस्पात प्राधिकरण। अगला देखिए, नवरत्न एवं मिनी रत्न की संकल्पना शुरू हुई थी। ये शुरू हुई थी 1997 में। अगला, धातु में पीतल के चमकदार बर्तन बनाए जाते हैं। ये बनाए जाते हैं मुरादाबाद में।
अगला, निम्नलिखित में से कौन सा निजी क्षेत्र का तेल शोधनशाला नहीं है? ये नहीं है, चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड नागपट्टनम में है। ये जो है तेल शोधनशाला नहीं है। और तीनों है, रिलायंस है, रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड जामनगर है, सर आइलैंड ऑयल लिमिटेड जामनगर है, तीनों है। लेकिन ऑप्शन डी तेल शोधनशाला क्षेत्र नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से किस स्थान पर लौह इस्पात का कारखाना नहीं है? ये नहीं है, चेन्नई। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड स्थित है। यह है हैदराबाद में। अगला, किसी उत्पाद पर इकोमार्क का चिन्ह यह प्रमाणित करने हेतु लगाया जाता है कि वह उत्पाद पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। अगला, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये नहीं है, नाल्को बोधोहुई। और तीनों सुमेलित है। अगला देखिए दोस्तों, कि देश की कुल जनसंख्या से राष्ट्रीय आय में भाग देकर प्राप्त किया जाता है। ये की जाती है प्रति व्यक्ति आय। अगला, हिंदू वर्दी दर का संबंध है। यह है राष्ट्रीय आय से। मतलब राष्ट्रीय आय का सही रूप से आकलन करने हेतु कौन सी कठिनाई आती है? यह आती है अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। मतलब वास्तविक राष्ट्रीय आय से तात्पर्य है यह स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय। मतलब धनी वर्ग की तुलना में निर्धन वर्ग द्वारा बचत की जाती है। ये बचत की जाती है अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की। मतलब भारत में राष्ट्रीय आय अनुमानित की जाती है में की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा।
मतलब भारत के कल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का घटता क्रम है। ये है सेवा, उद्योग, कृषि। निम्नलिखित में से मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? ये होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद और निवल राष्ट्रीय उत्पादन के। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? यह नहीं आता है खनन। अगला, निम्नलिखित में से किसकी गणना सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से अचल पूंजी के उपभोग मूल्य को घटाकर की जाती है? यह की जाती है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना की जाती है राष्ट्रीय उत्पाद में से अचल पूंजी के उपभोग मूल्य को घटाकर। कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होने पर किस प्रकार की बेरोजगारी कही जाएगी? ये कही जाएगी मौसमी बेरोजगारी। मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण निम्नलिखित में से नहीं है। ये नहीं है बाहरी उद्योग तथा मजदूरी के माल में संतुलन। जब कोई फर्म उत्पाद की एक अतिरिक्त यूनिट पैदा करके कुल लागत में वृद्धि करती है तो इसे कहा जाता है? इसे कहते हैं सीमांत लागत। भला किसी एक वर्ष के दौरान किसी खेत में एक से अधिक फसल को पैदा करने को कहा जाता है? ये कहते हैं बहुशस्योत्पादन। भला किसी पूर्ण स्पर्धी बाजार में किसी फर्म की सीमांत आय औसत आय कभी बराबर नहीं होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। ये करते हैं मानव विकास सूचकांक। अगला, मौद्रिक नीति निर्माता है? यह रिजर्व बैंक।
जब कोई व्यक्ति इच्छित मूल्य से कम कीमत पर सामान खरीदता है तो उपभोक्ता अधिशेष पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये पड़ता ही अधिक होगा। राजकोषीय नीति का संबंध है। यह सरकारी कर, व्यय और ऋण से। वास्तविक वेतन जो है किसके बराबर होता है? ये होता है नगद मजदूरी बटा कीमत स्तर पर। किसी वस्तु के मांग वक्र के अनुसार गतिशीलता किसमें आय परिवर्तन के कारण होती है? ये होती है उसके अपने मूल्य के। आंशिक विश्लेषण का गुरु किस अर्थशास्त्री को माना जाता है? ये माना जाता है अल्फ्रेड मार्शल को। अगला देखिए दोस्तों कि प्रतिवर्ष भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ये किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा। निम्न में से कौन सा व्युत्पन्न मांग को प्रदर्शित करता है? ये करता है सीमेंट। श्रम पूर्ति वक्र जब पीछे झुकने लगता है तो इसका तात्पर्य होता है। तो इसका तात्पर्य होता है उच्च वेतन स्तर पर लोग आलसी हो जाते हैं। एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस में किसके संबंध में जानकारी उपलब्ध है? यह है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। अगला मिलीजुली खेती से अभिप्राय है। यह है कि खेत में दो या दो से अधिक फसलों का उत्पादन। सेंट्रल बैंक के परिमाणात्मक उधार नियंत्रण उपाय में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? ये नहीं है नैतिक दबाव। निम्नलिखित में से पूंजी प्रधान उद्योग कौन सा है? यह है इस्पात उद्योग।
निम्नलिखित में से उल्टे यू आकार का वक्र कौन सा है? यह सीमांत लागत। अगला, भुगतान संतुलन को ठीक किया जा सकता है। ये किया जा सकता है प्रबल निर्यात संवर्धन द्वारा, आयात प्रतिस्थापन द्वारा और मुद्रा अवमूल्यन द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा ये सभी। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? यह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। अगला, जब घरेलू मुद्रा की विनिमय दर में कोई आधिकारिक परिवर्तन हो तो उसे कहते हैं? इसे कहते हैं पुनर्मूल्यांकन। अगला, ब्याज दर निर्धारित की जाती है। ये की जाती है वाणिज्यिक बैंकों द्वारा। भूरी क्रांति से संबंधित है। यह खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेय के उद्योगों के विकास से। भारतीय कृषि का यंत्रीकरण न हो पाने का महत्वपूर्ण कारण है। यह जोत क्षेत्र का छोटा होना। मतलब भारत में मेरी गरीबी की खाई को पाटने हेतु महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था। ये दिया था न्यायदारिता के सिद्धांत का। महबूब उल हक द्वारा किस विकसित किया गया था? ये किया गया था मानव विकास सूचकांक। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पहली बार किस वर्ष स्वीकृत हुआ था? ये हुआ था 1948 में। अल्प समय अवधि की सरकारी प्रतिभूतियों को कहा जाता है? ये कहा जाता है म्यूचुअल फंड। हालांकि किसी बाजार स्थिति में फर्मों की क्षमता होती है। ये होती है पूर्ण प्रतिस्पर्धा। हालांकि कीमत सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है।
यह किया जाता है विकास अर्थशास्त्र में। अगला, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और बॉन्डों की खरीद कहलाती है। इसे कहते हैं पोर्टफोलियो निवेश। अगला, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है? ये होती है कई देशों में प्रचालन करने वाली कंपनी। निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता? ये नहीं माना जाता जीवन बीमा पॉलिसी को। मतलब उत्पाद शुल्क देय होता है। ये होता है उत्पादन के संदर्भ में। बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेते हैं। अगर बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का क्या अर्थ है? यह इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। पहला, कार्टेल एक रूप है। यह है एक अधिकार का। यह किसने कहा है कि राष्ट्रीय आय वस्तुओं तथा सेवाओं का संग्रह है जिसे मुद्रा के रूप में मापकर सामान्य आधार में परिवर्तित कर दिया जाता है? ये कहा है कुजनेट्स ने। अगला, एंजल का नियम किसके बीच संबंध बताता है? ये बताता है मांग की मात्रा और उपभोक्ता की आय की। अगला, किसी अर्थव्यवस्था को उस स्थिति में संतुलित कहा जाता है जब अविपरीत निवेश अविपरीत बचत के बराबर होता है। अगला, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। यह भारी उद्योग अभिनीत। अगला, सार्वजनिक ऋण पर ब्याज किसका भाग है? यह है सरकार द्वारा अंतरण भुगतान।
अगला, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? ये थी तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अगला, अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है? ये होता है निर्यात को बढ़ावा देना। अगला, अल्पाधिकार की सबसे प्रमुख विशेषता है? यह है फर्मों की संख्या। अगला, निवेश को एक नई पूंजी परिसंपत्ति का निर्माण तथा मशीनरी या फैक्ट्री का भवन किसने परिभाषित किया? ये किया था जेम किंज ने। अगला, भारत में बीमा क्षेत्र नियंत्रित किया जाता है? ये किया जाता है IRDA द्वारा। अगला, कृषि और ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदान करता है? ये करता है NABARD, नाबार्ड। अगला, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये नहीं है तृतीय योजना 1966 से 1971 के। मतलब प्रत्येक वित्तीय वर्ष से ही वह के प्रत्येक मद का नया मूल्यांकन करके बजट बनाना कहलाता है। इसे कहते हैं जीरो बेस्ड बजट। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? ये नहीं है व्यय कर। लाभकारी शुल्क कर है? यह व्यापार सामग्री की बिक्री कर। अगला, 10 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं? ये होते हैं रिजर्व बैंक के गवर्नर के। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नकद बुक आरक्षण अनुपात को बढ़ाने पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है? ये पड़ता है मुद्रा आपूर्ति घट जाती है। अगला, ब्रेक इवन बिंदु क्या है?
यह वह स्थिति जब फर्म को न लाभ हो न ही हानि हो रही हो। अधिक उपज के लिए एनपीके का संपूर्ण देश के लिए अनुपात क्या है? यह है 4:2:1। निम्न में से पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य नहीं है। ये नहीं है समानता। कलामाल नबोस मॉडल पर आधारित योजना थी। तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित योजना जो थी वो थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। ये नहीं निर्यातकर्ताओं को ऋण देना। मतलब बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होगा। ये होगा ब्याज की ब्याज दर, बाजार दर। तो ये जी दोस्तों आपका CHSL 10+2 टायर 1 का जो भारतीय अर्थव्यवस्था का टॉपिक होता है कंप्लीट। अगर आपको किसी प्रश्न में कोई समस्या है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर करूँगा, मेरा प्रोमिस आपसे। और उससे भी आगे अगर कोई समस्या है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी जीमेल आई डाल दूँगा, वहाँ से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।